मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, बांग्लादेश कभी नहीं गई। स्कूल के ज़माने से ही मुझे मुसलमानों से इसलिए नफरत हो गई थी क्योंकि आवारा किस्म के मुसलमान लड़के स्कूल आते जाते मुझे और मेरी सहेलियों को तंग करते और फौहश कलामी करते थे। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो लड़के मुसलमान थे? वो बोली, वो मुसलमान नामों से एक दूसरे को मुखातिब करते थे। हमने जब अपनी हेड मिस्ट्रेस से शिकायत की तो उसने शिवसेना वालों को बताया और उस तंजीम का एक मार्शल आर्ट्स का माहिर हमें तरबियत देने और गुंडों से मुकाबला करने की तदबीरें सिखाने के लिए हर रोज हमारे स्कूल आने लगा। मैंने 6 साल मार्शल आर्ट्स की तरबियत स्कूल और कॉलेज में हासिल की, जिससे मुझ में खासी खुद एतमादी पैदा हो गई और मैंने इस दौरान कई आवारा और गुंडे लड़कों की ऐसी पिटाई की कि वो दोबारा कभी दिखाई न दिए। ज़हनी तौर पर मैं शिवसेना और आर्यवेदक को अपना सरपरस्त समझने लगी। मैं कॉलेज में अभी पढ़ रही थी कि शिवसेना की मीटिंग्स में बाकायदगी से जाने लगी और जल्द ही उस तंजीम की बाकायदा मेंबर बन गई। मेरे शौक और जज्बे को देखते हुए मुझे शिवसेना के उस मखसूस ग्रुप में शामिल कर लिया गया जिसकी मीटिंग्स में हमें असलहा चलाने और जासूसी की तरबियत दी जाती थी। मेरे पिता का देहांत हो चुका था और मेरी माता एक आर्ट स्कूल में टीचर थी। इब्तिदाई तरबियत के बाद हमें दिल्ली के निवाह में एक फौजी कैंप में एडवांस तरबियत के लिए जाना पड़ा, जिसमें फौजी अफसरान हमें असलहा चलाने की तरबियत देते और जासूसी के दाव पेच सिखाते। तरबियत के लिए मखसूस कमरों में दीवारों पर ऐसे नक्शे लगे हुए थे जिनमें भारत के अलावा बर्मा, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल थे। भारत को छोड़कर बाकी मुल्कों पर सुर्ख लकीरें खींची हुई थी। हमें बताया जाता था कि माजी में असल भारत में ये सब मुल्क शामिल थे और महाराजा अशोक की हुकूमत बर्मा से अफगानिस्तान की आखिरी हदों तक थी। अब हमें ये तमाम इलाके अखंड भारत में शामिल करने हैं। इसी दौरान तरबियत देने वाले एक कैप्टन से मेरे ताल्लुकात आखिरी हदों से भी आगे बढ़ गए। मैंने जब कैप्टन को शादी करने पर जोर दिया तो एक दिन उसके कर्नल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि जिस्मानी लज्जत से भी ज्यादा एक और लज्जत है और वो है अपने पुरखों की जन्मभूमि को गासिबों से आजाद करवाने की कोशिश। इससे तुम्हारे पुरखों की आत्मा और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। हम तुम्हें इसी मकसद के लिए एक मिशन पर पाकिस्तान भेजेंगे और वहां से वापसी पर तुम्हारी शादी उस कैप्टन से करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अपने मिशन की तकमील के लिए तुम्हें अपने दिमाग के अलावा अपने शरीर को भी भेंट करना पड़ेगा, लेकिन वतन की सेवा में शरीर की भेंट देने के बावजूद तुम हमारे लिए पवित्र और सती सावित्री होगी। अगर तुम्हें हमारी बात मंजूर है तो हम तुम्हारी माता को ये कहेंगे कि हुकूमत तुम्हें बरतानिया में आला तालीम के लिए भेज रही है। वो सांस लेने को रुकी और एक गिलास पानी तलब किया। पानी पीकर उसने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मैंने ये बात मान ली तो मुझे एक बरस मजीद तरबियत और पाकिस्तान के मुताल्लिक किताबों, फिल्मों, स्लाइडों और लेक्चरों से इस कदर जानकारी दी गई कि अब मैं भारत से कहीं ज्यादा पाकिस्तान के मुताल्लिक जानती हूँ। 2 माह पहले मुझे एक उधेड़ उम्र मर्द और एक औरत से मिलवाया गया। पाकिस्तान में हमें एक ग्रुप की सूरत में काम करने के लिए उन्होंने मेरे माता पिता बनकर रहना था। खटमंडू में हम इकट्ठे आए हैं। मैं माता के साथ कश्मीरी खानदान के घर में रहती हूँ और मेरे पिता एक अलहदा फ्लैट में। खटमंडू में मुझे अपनी अमली कारकर्दगी दिखाने के लिए मरियम तक रसाई हासिल करना थी। मेरे माता और पिता को भी आपसे अलहदा अलहदा मिलने का काम सौंपा गया था। यहाँ हमारे जिम्मे ये काम है कि किसी सूरत भी आपको या मरियम को एतमाद में लेकर भारतीय या बांग्लादेशी सिफारत खाने के अंदर ले जाएं। अगर मैं आज पकड़ी न जाती तो 2-3 रोज तक मैं मरियम के साथ उसकी गाड़ी में उन दोनों सिफारत खानों के सामने से गुजरते हुए पिस्तौल की नोक पर या कराटे के वार से उसे बेहोश करके भारतीय सिफारत खाने के अंदर ले जाती। मैं साइकिल से ट्रक तक चलाने की महारत रखती हूँ। मेरे ग्रुप को भारत में आप दोनों के मुताल्लिक अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया था। ये दोनों सिफारत खाने हमारी पुश्त पर हैं और यहाँ हमारी रहनुमाई भी करते हैं। भारत और खटमंडू में कयाम के दौरान पहली मर्तबा मैंने पूरी तरह तरबियत याफ्ता ऐसे भारतीय जासूस ग्रोह को अपरूट किया था जो इंतहाई खतरनाक अज़ाइम लेकर पाकिस्तान जाने वाला था। अखंड भारत और वसीतर भारत के ख्वाब देखने वाले अब पहले से भी ज्यादा जोरों शोर से अपने मकसद के हुसूल में कोशा हैं और हमारी हालत ये है कि हमें हमारे दानिश्वर ही भारत से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने और भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन समझने की तरगीब देते हैं। हमारे अपने हुक्मरान ही बांग्लादेश जाकर मुक्ति बाहिनी के जहन्नम रसीदों की यादगार पर फूल चढ़ाते और इस पर नदामत का इजहार करते हैं कि हमने मशरकी पाकिस्तान में जो 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान का मशरकी बाजू था, पाकिस्तान के दुश्मनों और गद्दारों की साजिशों को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया था। भारतीय जासूसा अपना बयान खत्म करके सहमी हुई नजरों से मुझे इस तरह देख रही थी कि आया मुझे उसके बयान पर यकीन आया भी है या नहीं। इधर मैं खुद को उन सवालों के लिए तैयार कर रहा था जो हनूज तिश्ना जवाब थे। मेरे पास भी बहुत कम वक्त था और ये यकीन भी था कि इस जासूसा की निगरानी और हिफाजत के
लिए हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग जरूर मौजूद होंगे। मुझे सूरत हाल के यकलख्त इतने बदलने और गंभीर होने का कतन ख्याल न था। भारत की एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता जासूस लड़की रस्सियों में जकड़ी हुई मेरे सामने थी। उसने अपने मुतालिक जो इंकशाफ किए थे उनके मुताबिक ये कोई मामूली गिरोह न था। अगर ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो जाते तो बहुत कुछ उलट पलट कर सकते थे। मेरे लिए जिंदगी में ये पहला मौका था कि किसी औरत जासूस से तफ्तीश करूं। मुझे मर्द और औरत के बीच जो फितरी हद है उसे भी उबूर नहीं करना था। चूंकि बिल्कुल गैर मुतवक्के और अचानक ही ये सब कुछ हुआ था, इसलिए उस लड़की और उसके साथियों से पूछने के लिए मैंने अभी तक कोई सवालनामा भी तरतीब नहीं दिया था। इसलिए मैं खुद भी घबराया हुआ था। एक जैकपॉट मेरे सामने था जिसके हुसूल के लिए मुझे निहायत मुनासिब प्लानिंग की जरूरत थी। वक्त बहुत कम था और इस ग्रोह का ग्रुप लीडर और दूसरी जासूसा अभी तक आजाद और मेरी पहुंच में न थे। मेरे पेश नजर ये बात भी थी कि मैं ना तो पाकिस्तान में था जहां मेरा महकमा मेरी मदद कर सकता, और ना ही ये भारत था जहां मैं गिरफ्तारी से पहले कवर में आजादी से सब काम करता था, और जहां मुझे अपने साथियों बशीर के गिराज के लड़कों और हमदर्दों का ताउन हासिल था। काठमांडू में मेरी असलियत और शोहरत मुझसे पहले ही पहुंच चुकी थी। यहाँ पाकिस्तान दुश्मनों को जहन्नम रसीद करते वक्त गो के हमने अपना कोई सबूत न छोड़ा था, लेकिन दुश्मन सिफारत खाने अपने और पराए सभी जानते थे कि इस क़िताल के पीछे किसका हाथ है। वक्त की नजाकत के पेश नजर मैंने अपने जहन में फौरी तौर पर एक सवालनामा तरतीब दिया। मैंने मरियम को कहा कि अपनी टेप का माइक हमारे दरमियान रखे और टेप पर नया स्पूल चढ़ा ले। मरियम ने मुझे बताया कि उसकी ये ट्यूटर दोपहर 2 बजे खाना खाकर वापस आ जाती है। मैंने वक्त देखा तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे और चंद मिनट थे जिसमें मुझे उस लड़की से सवाल जवाब भी करने थे और उसके ग्रोह के दोनों अफराद तक भी पहुंचना था। इस वाक्य को अगरचे 23 साल बीत चुके हैं, फिर भी अपनी यादाश्त के मुताबिक उस लड़की से अपनी तफ्तीश को सवाल जवाब की सूरत में आपकी नजर कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि DMI हेडक्वार्टर कहाँ है। वो बोली नई दिल्ली में। मैंने पूछा तुम्हें तरबियत देने वालों के नाम और रैंक क्या है। वो बोली सही नाम तो वो कभी नहीं बताते, मुझे सिर्फ कैप्टन का असली नाम मालूम है, कैप्टन मल्होत्रा। मैंने पूछा यहाँ तुम्हारे ग्रोह में कितने आदमी हैं, उनके नाम और एड्रेस बताओ। इसका जवाब देने में लड़की कुछ झिझकी। इस पर मैंने चीनी दोस्त को इशारा किया। उसने लड़की का बायां कान पकड़ा और उस तरह खोल कर कान के करीब कर दिया। मेरे दूसरे इशारे पर उसने कान काट कर अलहदा कर देना था। ये देख कर लड़की चिल्लाई, मैं बताती हूँ। भगवान के लिए मेरा कान न काटें। मेरी साथी औरत कश्मीरी मस्जिद के सामने कश्मीरी फैमिली के घर में मेरे साथ ही रहती है। उसका नाम सईदा है जबकि असली नाम कौशल्या है। हमारा साथी मर्द हनुमान ढोका की एक बिल्डिंग में रहता है। वहाँ एक फ्लैट उसे भारतीय सिफारत खाने ने दिया है। हनुमान ढोका में ही विजय कुमार भी रहता था। मैंने लड़की से जब उस बिल्डिंग और फ्लैट की तफसील पूछी तो मालूम हुआ कि विजय कुमार का फ्लैट ही उस जासूस को दिया गया था। मैंने पूछा तुम्हारा असली नाम क्या है। वो बोली मालती सुकैना। मैंने पूछा तुम्हारे मर्द साथी का असली नाम और कवर नाम क्या है। वो बोली असल नाम तो चमन लाल है और कवर नाम जमशेद। मैंने पूछा पाकिस्तान में तुम्हें क्या टारगेट दिए गए हैं। वो बोली मुझे पाकिस्तान में हाई ब्रास ऑफिसर्स और टॉप सिविल ब्यूरोक्रेट्स से पाकिस्तान के खुफिया राज हासिल करने थे। मैंने पूछा ये तुम कैसे करती। वो बोली हमें बताया गया था कि इन लोगों तक मैं अपनी जवानी, हुस्न और आला तालीम की वजह से बहुत जल्द पहुंच सकती हूँ और मतलूबा मालूमात हासिल कर सकती हूँ। मैंने पूछा तुम माता हारी के मुताल्लिक कुछ जानती हो। वो बोली बहुत कुछ पढ़ा है और फिल्में भी देखी हैं। हमें माता हारी को ही अपना आइडियल समझकर काम करने की तरबियत दी गई है। मैंने कहा माता हारी का अंजाम भी जानती हो। वो बोली जी हाँ। मैंने कहा लेकिन यहाँ तो सिर्फ अपने कान और नाक कटने के खौफ से ही अपनी असलियत बता रही हो। वो बोली अपने सारे या कुछ टारगेट ही मुकम्मल करके अगर मुझे मरना भी पड़ता तो मुझे बखुशी मंजूर होता, क्योंकि मैंने अपने देश की कुछ सेवा तो की होती, लेकिन यहाँ तो मैं उड़ने से पहले ही पकड़ी गई। मैंने पूछा पाकिस्तान में कोई खास टारगेट भी तुम्हें दिया गया था। वो बोली जी हाँ। यहाँ पर मालती ने उस शख्सियत का नाम लिया जो उन दिनों हुक्मरान पार्टी का एक आला ओहदेदार और सूबाई इंतजामिया का करता धरता था। आजकल उसकी मुताद्दिद शादियां उसकी पहचान बन चुकी हैं। वो बोली मुझे बताया गया था कि मैं बहुत आसानी से उसको अपने काबू में ला सकती हूँ। उस पर काबू पाने का मतलब था पाकिस्तानी अफवाज और सिविल ब्यूरोक्रेसी में मेरे दाखिले के सारे दरवाजे खुल जाते। मैंने पूछा पाकिस्तान पहुंचकर अपनी हासिल करदा मालूमात तुम भारत कैसे पहुंच जाती, क्या कोई ट्रांसमीटर भी तुम लोग अपने साथ ले जा रहे हो। वो बोली मुझे और कौशल्या को अपनी मालूमात अपने ग्रुप लीडर को देने का ऑर्डर था। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का माहिर है। ट्रांसमीटर भी उसने पाकिस्तान जाकर ही बनाना था। मैंने पूछा ट्रांसमीटर के अलावा कोई और जरिया। वो बोली मुकर्रर वक्त पर कुरियर का ग्रुप लीडर को भारतीय डाक
खुराक देने और लेने का इंतजाम भी है। मैंने पूछा, पाकिस्तान में तुम्हारे हमदर्द और जरूरत पड़ने पर तुम्हारी माली इमदाद और मादी मदद करने वालों के नाम बताओ। वो बोली, एक नहीं 20 नाम है, लेकिन उनका इल्म सिर्फ ग्रुप लीडर को है। मैंने पूछा, पाकिस्तान में तुम्हारे मिशन का ड्यूरेशन कितना है? वो बोली, मेरे लिए 2 साल और दूसरों के मुतालिक मैं नहीं जानती। मैंने पूछा, पाकिस्तान में तुम्हारे कितने ग्रुप काम कर रहे हैं और उनसे तुम्हारा राब्ता कैसे होना था? मेरा ये सवाल सुनकर मालती जरा सी मुस्कुराई, फिर बोली, सर हमें तो बताया गया था कि आप एक मंझे हुए जासूस हैं। आपको तो मालूम होना चाहिए कि कंपार्टमेंटेशन तो जासूसी का इब्तिदाई सबक है। हमें किसी दूसरे ग्रुप के मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। मैंने पूछा, अगर हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम क्या करोगी? वो बोली, मैंने अपनी जान के खौफ से न सिर्फ अपने मुतालिक बल्कि अपने ग्रुप्स के मुतालिक भी आपको सब कुछ बता दिया है। आप यकीनन उनको भी जालेंगे। DMI को जब पता चलेगा तो वो मुझे या तो मार डालेंगे और या अजियतें देकर बड़ी लंबी मुद्दत के लिए जेल में डाल देंगे। अगर आप मुझे छोड़ भी दें तो वापस भारत जाना तो मेरे लिए नामुमकिन है। पासपोर्ट मेरे पास है नहीं कि किसी दूसरे मुल्क चली जाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं इन हालात में क्या कर सकती हूं। अपनी दानिश्त में मालती से मैंने तमाम जरूरी मालूमात हासिल कर ली थी। मेरा आखिरी सवाल ये था कि खटमंडू में भारतीय सफारत खाने का कौन सा रुकन उनसे राब्ता करता है। मालती ने बताया कि अभी तक मेजर बासु ही से राब्ता है, लेकिन वो कर्नल आनंद से भी मिल चुकी है और कैप्टन मान तो उसके पीछे ही पड़ गया है और कई बार खुले बंदों उसे डिनर और लेट नाइट्स इकट्ठे गुजारने की दावत दे चुका है। मैंने मरियम को दूसरे कमरे में बुलाकर कहा कि मुझे चीनी दोस्तों के साथ इस लड़की के साथियों की खैर खैरियत दरियाफ्त करने जाना है, इसलिए फिलहाल इस लड़की को बेहोश करके तुम्हारे घर में ही छोड़ देते हैं। अब तक मैंने मालती से जो भी गुफ्तगू की थी उसमें कहीं कहीं एक आध अंग्रेजी लफ्ज के अलावा बाकी सब उर्दू में थी। यहाँ मैं दाद देता हूँ मरियम के ज़र्फ उसके मुझ पर बेहद एतमाद और भरोसे की। उसे हमारी गुफ्तगू का एक लफ्ज तक समझ न आया। दौरान गुफ्तगू चीनी दोस्तों को मैंने जो कहना चाहा मरियम ने हर्फ बहर्फ चीनियों को समझा दिया। अब मैंने मालती को उसके घर में बेहोश करके रखने का कहा तो उसने बगैर कोई सवाल पूछे ऑल राइट कहा। मैं जानता हूँ और आप में से भी बहुत से लोग मुझसे मुत्तफिक होंगे कि अगर पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती तो होम गवर्नमेंट के हर बामानी और बेमानी सवाल को जवाब से मुतमईन करना, फिर उस पर तबसरे और आखिरी फैसला बहरहाल होम गवर्नमेंट के हाथ में होता। लेकिन आफरीन है मरियम पर कि मेरे किसी भी काम या अमल पर उसने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा। कई खतरनाक कामों में भी वो मेरे हमरा रही और अब हम एक भारतीय जासूसा को उसके घर में बेहोश छोड़कर जा रहे थे तो उसने इस पर भी कोई एतराज न किया और ना ही ये पूछा कि उर्दू में मालती से मेरी क्या बातें हुई थी। उसकी इन्हीं बातों से मैं उससे बहुत मुतासिर था। चीनी दोस्तों में से एक ने मालती के सर पर रिवॉल्वर के दस्ते से जर पहुंचाकर उसे बेहोश कर दिया। मेरे कहने पर 2 ज़रबात और पहुंचाई और उसे स्टोर में छोड़कर आ गए। मैंने मरियम से कहा कि हमारी वापसी तक हर 15 मिनट बाद वो मालती को जाकर देखे और अगर उसके होश में आने के आसार दिखाई दें तो सर पर जर पहुंचाकर फिर बेहोश कर दे। मैंने मरियम को ये भी कहा कि हमारी वापसी तक वो और उसके वालिदैन अपने बेडरूम्स में रहें और घंटी बजने पर दरवाजा हरगिज न खोलें। मरियम के पास मेरे दिए हुए कई रिवॉल्वर थे। मैंने उसे कहा कि एक रिवॉल्वर लोड करके अपने पास रखे और अगर कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे तो बिला दरेग उसे गोली मार दे। मरियम के घर का कंपाउंड खासा वसी था और दाखिले के गेट पर नो ट्रेसपासिंग लिखा हुआ था। बगैर इजाजत हासिल किए जबरदस्ती कंपाउंड और घर तक आने वालों पर गोली चलाना उसका हक था। मैंने उसे कहा कि वापसी पर मैं 3 बार विसल बजाऊंगा, तभी तुम दरवाजा खोलना। यह हिदायत देकर मैं चीनी साथियों के हमरा वैन लेकर कश्मीरी मस्जिद को चल दिया। अब मुझे कौशल्या से सामना करना था। वो भी कश्मीरी खानदान के घर में रहती थी। उस घर के सरबराह का नाम फसीह था। चीनी दोस्त घर के बाहर वैन में बैठे रहे। फसीह साहब घर में नहीं थे। मैंने घर की खवातीन से बात करने से पहले उनके गुरखा चौकीदार से पूछा कि 2 मेहमान खवातीन कहाँ रहती हैं। उसी घर का एक बच्चा जो हमारी बात सुन रहा था कहने लगा, उस तरफ मेहमान खाने के 2 कमरों में। मैंने बच्चे को कहा कि मुझे सईदा बेगम से बहुत जरूरी मिलना है, तुम मेरे साथ चलकर उनका दरवाजा खुलवा दो। बच्चे ने मेरे साथ जाकर मेहमान खाने के एक कमरे के दरवाजे को खटखटाया। बोला, आंटी दरवाजा खोलिए, कोई मिलने आया है। मैंने बच्चे के कान में कहा, कहो अम्मी और उनकी एक सहेली मिलने आई हैं। बच्चे ने कुछ न समझते हुए मेरी बात दोहरा दी। कमरे का दरवाजा खुला। मैंने पिस्टल जैकेट की जेब में रखा हुआ था। कौशल्या मुझे देखते ही पीछे हटी और दरवाजा बंद करने लगी। मैंने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला और उसे जद में लेकर कहा, कौशल्या अपना बहरूप अब खत्म करो और खामोशी से मेरे साथ चल पड़ो, वरना गोलियों से तुम्हें छलनी कर दूंगा। समझदारी का सबूत दो और मत भूलो कि जब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, मुझे चाहे तुम्हारी लाश ही ले जानी पड़े। कौशल्या
कौशल्या ने अपनी शॉल इस हालत में उठाई कि मेरे पिस्टल की नाल उसकी कमर के साथ लगी हुई थी। उसी हालत में उसने बुर्का पहना और कमरे से बाहर मेरे साथ इस तरह आई कि नाल उसकी कमर से बदस्तूर लगी हुई थी। आखिरी कोशिश के तौर पर उसने बुर्के का निकाब उठा लिया था ताकि चौकीदार को इशारों से कुछ समझा सके। मैंने पिस्टल की नाल का दबाव बढ़ाते हुए कहा, नकाब फौरन गिरा दो वरना। कौशल्या ने नकाब गिरा दिया। वैन में उसे मैंने दोनों चीनी साथियों के दरमियान बिठाया और तेजी से वैन चलाकर मरियम के घर की तरफ रवाना हुआ, जहां पहले वो एक बेहोश जासूसा की निगरानी कर रही थी और अब उसे 2 की निगरानी करनी थी। कौशल्या को हमरा लिए हम मरियम के घर पहुंचे। 3 मरतबा विसल बजाने पर मरियम ने घर का दरवाजा खोला। वो हाथ में रिवॉल्वर लिए घर के कंपाउंड में खुलने वाली खिड़की के करीब बैठी कंपाउंड का जायजा ले रही थी। हम कौशल्या को लिए हुए घर में दाखिल हुए और उसे भी उस कमरे में ले गए जहां मालती अभी तक बेहोश पड़ी थी। कौशल्या ने मालती को इस हालत में देखा तो उसकी रही सही मुदाफियत भी खत्म हो गई और वो जासूसी के सीखे हुए सारे दाव पेच भूल गई। उसने बोलना चाहा लेकिन मेरे चीनी दोस्तों ने मेरे इशारे पर उसे मोहलत न दी। उन्होंने रिवॉल्वर के दस्ते की ज़रबों से उसे भी बेहोश कर दिया और उसके हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैंने मरियम को कहा कि अब हम ग्रुप लीडर के पीछे जा रहे हैं और हमारी वापसी तक वो पहले की तरह उनकी निगरानी और अपनी और वालिदैन की हिफाजत करे। मैंने चलने से पहले मालती को सर पर फिर चंद ज़रबे लगाकर मजीद 2-3 घंटे के लिए उसके होश में न आने की तरफ से मुतमईन हो गया। अब हमारी मंजिल चमन लाल का घर था। हम अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि मैंने गाड़ी रोकी और वापस मरियम के घर की तरफ चल पड़ा। ज़हनी तौर पर मैं बहुत परेशान था, अपने लिए नहीं बल्कि मरियम के लिए। उसके घर में 2 बेहोश जासूस औरतें पड़ी थीं जो DMI और भारतीय सिफारत खाने की काविशों का शाहकार थीं। मालती के मरियम के घर से बर वक्त न निकलने और कौशल्या के अगवा की खबर अगर भारतीय सिफारत खाने को अभी तक नहीं मिली थी तो बहुत जल्द ही मिलने वाली थी। सिफारत खाने ने ये खबर सुनकर खामोश नहीं बैठना था। मुझे उनकी तरफ से फौरी रद्द अमल का यकीन था। मालती की निगरानी और हिफाजत करने वालों ने मालती के मरियम के घर से वापस न आने और कौशल्या को वहां ले जाने की रिपोर्ट फौरन सिफारत खाने में पहुंचाई होगी और अब उसूली तौर पर मरियम का घर उनके रद्द अमल का टारगेट होना चाहिए था। अकेली मरियम उनका क्या और कितनी देर मुकाबला कर सकती थी। इसी सोच के तहत मैंने वैन वापस मोड़ दी। जब हम मरियम के घर पहुंचे तो घर के बाहर कोई गैर मामूली आसार दिखाई न दिए। मैंने मौके को गनीमत जाना और चीनी दोस्तों को कहा कि फौरी तौर पर दोनों औरतों को गाड़ी के फर्श पर डाल दें। जब वो इस काम से फारिग हुए तो मैंने उन्हें कहा कि गैस और हाथ के इशारे से समझाया कि खत्म कर दो। मरियम अभी घर के अंदर थी। मैंने उसे बुलाया और कहा कि चीनी दोस्तों को कहे कि चीन के बॉर्डर तक जाने वाली सड़क पर कम से कम 50 किलोमीटर के फासले पर उन्हें इसी हालत में किसी ऐसी खाई में फेंक दें जहां किसी की नजर न पड़े। जब मरियम ने उन्हें मेरी बात समझा दी तो मैंने उसे वापस घर के अंदर जाने को कहा। वो चली गई तो मैंने चीनी दोस्तों को वैन में पेट्रोल भरे कैन की तरफ इशारा करके कहा कि पहले गैस फिर पेट्रोल और लाइटर जलाकर दिखाया। वो मेरा मकसद समझ गए और वैन लेकर तेजी से चले गए। मैं घर के अंदर गया और मरियम को कहा कि एक गैस सिलेंडर और जहरीली सुइयों वाला डिब्बा मुझे ला दे और फिर मेरे लिए कॉफी लाए। मतलूबा चीजें मुझे देखकर मरियम कॉफी बनाकर लाई। मैं खिड़की के साथ ही बैठ गया था ताकि घर के बाहर अगर कोई खिलाफे मामूल हरकत हो तो उसे देख सकूं। कॉफी पीते हुए मरियम ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या पेट्रोल का एक कैन दोनों के लिए काफी होगा। मैं हैरान था कि उसे मेरे इरादे का कैसे पता चला, क्योंकि मैंने इशारों में और निहायत आहिस्ता आवाज में चीनी दोस्तों को सिर्फ 2-3 लफ्ज कहे थे और मरियम उस वक्त घर के अंदर थी। मेरे पूछने पर मरियम ने बताया कि उसने खिड़की से मुझे दोस्तों को इशारों से समझाते देख लिया था। मजीद बरा उसे मुझसे इस हिमाकत की हरगिज तवक्को न थी कि पाकिस्तान की दुश्मन जासूसों को मैं महज इसलिए जिंदा छोड़ दूंगा कि वो औरतें थीं। यकीन जानिए मरियम ने मुझसे दिन की सारी कार्रवाई, तफ्तीश और उन लाशों को चीनी दोस्तों के साथ भेजने के मुताल्लिक कोई सवाल न किया। अगले रोज खुद मैंने उसे तमाम बातें बताईं। पाकिस्तान के दुश्मनों को वो अपना दुश्मन और दोस्तों को अपना दोस्त समझती थी। 4-4.5 घंटे के बाद चीनी दोस्त वापस आए। थकन से उनका बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने बताया कि वो तमाम काम खुश उसलूबी से मुकम्मल करके वापस आए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।